अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। इंडिया भी टेस्ट हार गया, अगर पाकिस्तान हार गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया को भी बड़ी खतरनाक मात हुई, लेकिन हमारी मात बहुत ज़्यादा ट्रिकी और एज पर हुई। एक बंदा जिसको 2021 के बाद ज़बरदस्ती मेहनत करके साजिश करके उसके दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बंदे की परफॉर्मेंस हो, बंदा ईमानदार हो, तबीयत और मिजाज से शरीफ हो, अपनी लॉबिंग खुद ना करता हो और अपनी परफॉर्मेंस पे यकीन रखता हो, तो अल्लाह ताला उसका साथ लाजमी देते हैं। ये तो खुली किताब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद अब्बास को जितना बाहर रख सके रखा। मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई तो एक अजीब किस्म का मीडिया पर पलंदा शुरू कर दिया गया साजिश का। उसकी तो पेस नहीं है, उसका तो यूं है, उसका तो यूं है। सबको पता था। मुझे तो उन पे शुरू से बिलीव है, मोहम्मद अब्बास भाई पे, कि वो एक कमाल का टैलेंट है। 6 विकेटें अब्बास ने जैसे ली और दूसरी इनिंग में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था साउथ अफ्रीका को। थोड़ी सी हमारे पास अगर स्कोर करने का मार्जिन होता, बैट्समैन थोड़ा सा हौसला दे जाते, तो मैच का पासा तकरीबन पलट गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही हमारी, कोई दो राय नहीं है इसमें। बैटिंग में हम बड़े माठे रहे। सऊद शकील ने फाइट बैक की, बाबर आजम ने कोई सालों बाद 50 कर ली, हाफ सेंचुरी, ये भी हमारे लिए बड़ी बात थी। लेकिन फाइट बैक जिसको कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। क्या वजह है? हमारे बैटर्स के हवाले से भी ज़रा आज पूरे ओवरऑल टेस्ट जो हुआ उस पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास का रिटर्न ऐसा हुआ है कि सब लोगों को खामोश करवा दिया है, नाक़िदीन बोल नहीं पा रहे हैं। इसको कहते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मैं तो उन्हें कहता हूँ मैन ऑफ स्टील। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद अब्बास। ले जी, शुरुआत करेंगे शो की। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं। अंदर की काफ़ी सारी खबरें होती हैं मुदस्सिर चौधरी साहब के पास। इसी तरह अबू बकर बिन तलत बड़ी शानदार जर्नलिस्ट भी हैं, और सबसे अहम बात है बहुत इन्फॉर्मेटिव जर्नलिस्ट और यंग डायनामिक जर्नलिस्ट हैं। हमारे भाई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। और हैदर भाई के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। हैदर भाई जो ज़बरदस्त काट के साथ लिखते हैं, वो फिर बहुत सारे लोगों को चुपता भी है। तो बहुत शुक्रिया जी हैदर भाई, आपका भी। ले सर, मुदस्सिर चौधरी साहब, मोहम्मद अब्बास, यहाँ से शुरू करेंगे ये कहानी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द मैन ऑफ स्टील। कितना बाहर रख सकते हैं आप एक टैलेंट को? और उसने डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस के ढेर लगाए, आखिरकार दरवाजे नहीं खिड़कियां सब तोड़कर वो अपनी परफॉर्मेंस पे आया। कोई लॉबी नहीं, एक शरीफ इंसान, शरीफ नफ्स इंसान जो अल्लाह ताला और परफॉर्मेंस पे यकीन रखता है। बहुत शुक्रिया अरसलान। अब्बास का सीवी जिस अंदाज में आपने पेश किया, शायद ही को पेश कर सकता है, और यकीनन हमारे साथ 1-2 शोज़ में भी वो आए। इस तरह का हम्बल इंसान और क्रिकेटर बहुत कम देखने को मिलता है, शायद है ही नहीं। बात हमें लॉबी की तो बेशक हमने मोहम्मद अब्बास को देखा, उसको उसकी परफॉर्मेंस जो है हमने इंग्लैंड में भी देखी, लेकिन फ़कत सिर्फ उसमें एक ही कमी थी कि उसके पास कोई मीडिया हाउस नहीं था, उसके पास कोई पीआर एजेंसी नहीं थी। अगर उसके पास भी पीआर एजेंसी होती, जिस अंदाज में मैंने उन्हें काउंटी में विकेटें लेते देखा, जिस अंदाज में उनकी स्विंग देखी और अप्रिशिएट उनका देखा, अगर उनके पास भी छोटी सी भी कोई मीडिया पीआर एजेंसी होती, तो आज इस मुल्क के वो भी स्टार होते और किसी मैच में बाहर ना बैठते, चाहे वो अनफिट होते, चाहे उनकी स्पीड कम हो जाती, चाहे उनका नाज नखरा होता। अब्बास चूँकि हम्बल आदमी थे, शरीफ आदमी थे, अपने धुन में लगे रहे और अपनी परफॉर्मेंस के साथ आए। और एक बात जो है, एक मोटिवेशनल एक स्टोरी बन चुकी है अब्बास की। जब अब्बास अपनी क्रिकेट से अलहदा होंगे या अभी भी अगर उनसे बात करेंगे, या नौजवान जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्रिकेट को और अपने कैरियर को कि किस अंदाज में आगे लेके बढ़ना है, उनको अब्बास को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, अब्बास के कैरियर को विज़िट करना चाहिए कि कैसे एक शख्स, उसने एक मिराज पाई। मोहम्मद आसिफ के बाद हमने देखा कि एक, चले मोहम्मद आसिफ की क्लास तो नहीं बन सकी, लेकिन एक स्विंग बॉलर देखा। और एक लाइन लेंथ में मसलन एक कैप्टन है, अगर वो अब्बास को कह दे कि भाई इस टिप्पे से आगे आपने बॉल नहीं करना, तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा बंदा है, वो बे करने वाला, वो उस लाइन से कहीं बॉल आगे पीछे फेंके गई, एक्यूरेसी, वो उसकी बॉलिंग को देखें तो आपको लगता है कि एक मशीन है जिसको फिट कर दिया गया है कि भाई आपने यहाँ बॉल फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, तो वो वहीं से विकेट निकाल। मेरा ख्याल है मुदस्सिर चौधरी साहब, एक बॉलर को एक बहुत अच्छा आपने एक बॉलर की डिस्क्रिप्शन अगर दी जाए, इससे अच्छी मुझे अभी तक बहुत ज़बरदस्त। अबू बकर बिन तलत साहब, मोहम्मद अब्बास, फिर मैं ज़रा हैदर भाई पे बिल्कुल एंड पे जाऊँगा। मोहम्मद अब्बास,
असलान भाई 6 for 54 सेकेंड इनिंग्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका और सुपर स्पोर्ट्स पार्क में सेंचुरियन में, जहां पे थोड़ी सी पिच जो है वो हेल्पफुल भी थी। अब्बास से बेहतर शायद सीम बॉलिंग को कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता था। हमने देखा कि हमारे पास बड़े अरसे से एक ऐसे सीम बॉलर की कमी थी जो टेस्ट मैच में कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मैच फिटनेस के साथ इस तरह की मैराथन किस्म की स्पेल करवा सके। और मोहम्मद अब्बास ने प्रूव किया कि यार सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्लेयर्स की फिटनेस, लेकिन कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करें तो आप अपनी मैच फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक अनपॉपुलर बात करना चाहूंगा अरसलान भाई। देखें, मोहम्मद अब्बास की इससे पहले स्पीड हमेशा से कॉम्प्रोमाइज रही अर्ली 130s या लेट 120s में। तो जब हम एशियन कंडीशंस में खेल रहे थे, स्पेशली यूएई की कंडीशंस में, तो अब्बास के साथ हमारी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर यह बात कहना बनती है कि जो उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, स्पेशली 2 सीजन खेले, उसने बहुत हेल्प किया मोहम्मद अब्बास को ये चीज रियलाइज करवाने में कि मेरी वीकनेस क्या है और उस पे मैं कैसे काम कर सकता हूं और इसको अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे मैं डेवलप कर सकता हूं। तो उन्होंने अपनी इस पेस के साथ साथ जो अपने स्किल्स डेवलप किए, अपनी जो लाइन और लेंथ की एक्यूरेसी डेवलप की। और मैंने देखा कि कहा जा रहा था कि 70 to 75% मोहम्मद अब्बास ने कंसिस्टेंसी के साथ गुड लेंथ पे बॉलिंग करवाई और क्रीज का यूज किया। देखिए, सिर्फ बैट्समैन क्रीज का यूज नहीं करता, बल्कि बॉलर भी जो है वो क्रीज का यूज करता है। और राइट हैंडेड बैट्समैन को तो मोहम्मद अब्बास बिल्कुल खा ही गए। तो सीम बॉलिंग का क्या डेमोन्स्ट्रेशन थी वो मोहम्मद अब्बास ने बताई कि एज एक नंबर है। 34 इयर्स का होना हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के किसी नौजवान बॉलर से कम है। बल्कि मोहम्मद अब्बास को देख के ऐसे लग रहा था कि नसीम शाह की एज ज्यादा है, शहजाद की एज ज्यादा है और मोहम्मद अब्बास की एज कम है। तो क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया था। शायद दूसरे एंड से भी इसी तरह की स्किलफुल बॉलिंग होती और थोड़ी सी शायद और अटैकिंग कैप्टनसी होती तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। बहुत अच्छे। हैदर भाई, जेम्स एंडरसन ने ना ये बता दिया था कि एज इज जस्ट अ नंबर। कोई नंबर नहीं होता बॉलर के लिए, ये एज वेज कुछ नहीं है। आपको बॉलिंग करनी है, आप में विल है, आपकी फिटनेस है, आप करते रहें। आप 40 क्या 42 क्या 50 साल तक करते रहें। सर, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, वसीम अकरम को देख लें, वकार यूनुस को देख लें, हमारे तो अपने मिसालें बहुत ज़्यादा। लेकिन मोहम्मद अब्बास, अभी स्पेसिफिक चूँकि उनकी बात हो रही है, मुझे बहुत मज़ा आया बॉलिंग देख के। मैं बहुत खुश हुआ कि किसी बंदे को आप कितना क्रिकेट से दूर रख सकते हैं जब अल्लाह ने उसमें टैलेंट भरा हो। बिल्कुल सही बात है। आपने भी और हमारे दोनों साथियों ने, अबू बकर ने, मुदस्सिर ने, बड़े अच्छे अंदाज में मोहम्मद अब्बास की तारीफ़ की है। बिल्कुल तारीफ़ के काबिल हैं। कंटिन्यू 15 ओवर करना, 16 ओवर करना जो है वो आसान बात नहीं है एक फास्ट बॉलर के लिए। उनकी फिटनेस है। और जेम्स एंडरसन का आपने नाम लिया, मुझे याद है जेम्स एंडरसन ने काउंटी क्रिकेट में लास्ट ईयर ये कहा था कि मोहम्मद अब्बास बड़े गैर रिवायती बॉलर हैं। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान से आते हैं वो बड़ी अच्छी उनकी फिजिक होती है, लंबे चौड़े होते हैं, कंधे उनके चौड़े होते हैं। लेकिन मोहम्मद अब्बास दुबले पतले से हैं और उसी बॉडी के साथ इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो कमाल की बात है। पाकिस्तान में आप देखिए सीम बॉलिंग में बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स आए हैं। सरफराज नवाज थे, इमरान खान थे, अब मोहम्मद अब्बास आए। लेकिन मैं उससे हटकर एक और बात करूंगा। आपने कहा टीम से बाहर रखा गया, रखा किसने, ये भी तो बात करें ना। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि रखा गया। इनको रखने वाले कौन थे? ये गैंग है पाकिस्तान टीम में, बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का, शादाब खान का, इन लोगों का एक गैंग है जिन्होंने हारिस रऊफ की सर, जगह मैं बनाने एक आपके साथ चीज़ शेयर करूं। मोहम्मद अब्बास को ना बाहर करने में एक बड़ा हाथ मिकी अर्थर का भी था। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और मुझे बड़ा पर्सनली पता है। इसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। अरसलान, हमारे कोचेस तो सारे जो है ना, जितने भी कोचेस बाहर के होते हैं, फॉरेन कोचेस, चाहे जेफ लॉसन हो, चाहे मिकी आर्थर हो, चाहे डेव वॉटमोर हो, जो भी बाहर से आते हैं वो बड़े जो है ऑलरेडी जो है वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं और वो प्लेयर्स के इशारों पे चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा इन प्लेयर्स की मर्जी से। जिस दिन इन्होंने हमारे खिलाफ बात कर दी मीटिंग में, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। बल्कि हुआ है, ऐसा हुआ है बिल्कुल। डेव वॉटमोर का जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराया था पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, मिसबाह के साथ दूसरे प्लेयर्स जो थे उन लोगों ने। तो ये बात ये है कि मोहम्मद अब्बास को निकलवाने वाले ये लोग थे। और क्यों निकलवाया? हारिस रऊफ को टीम में लाने के लिए। हारिस रऊफ, अब भी मैं कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा,
थर्ड क्लास बॉलर है, कभी वो अच्छा बॉलर नहीं था। एक ही जगह पे एक जैसी बॉल करके उसने अपनी स्पीड से विकेट तो ले ली T20 क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का वो प्रोडक्ट नहीं था, कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। उसको लाने के लिए मोहम्मद अब्बास को निकाला गया। हालांकि मोहम्मद अब्बास जो है वो मैं समझता हूँ इमरान खान के बाद पहले इतने अच्छे सीम बॉलर आए, क्योंकि सीम बॉलिंग मुश्किल है स्विंग से। स्विंग करना आसान है, स्विंग में आपको जो है वो बॉडी जो है वो पूरा आपका साथ देती है, लेकिन सीम बॉलिंग में आपके रिस्ट को बड़ा काम करना पड़ता है। आपके रिस्ट जो है वो फिंगर्स के साथ जब गेंद को रिलीज करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हर बॉलर के पास ये फन नहीं होता है। स्विंग बॉलर बनना तो आसान है, स्विंग बॉलर में तो आपने ग्रिप यूज करनी है खाली। ठीक है, हैदर भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैंने ब्रेक के बाद वापस आना है, तो जरा पूरे ओवरऑल टेस्ट और उसके सिनेरियो पे बात करेंगे। भारत भी टेस्ट आ रहा है, उस पर भी जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा हैदर भाई, आप कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा जरा उस बात को कंटिन्यू करते हैं, फिर हम जरा टेस्ट पर आते हैं, अपनी बैटिंग और उसकी कमजोरियों पर आते हैं। देखिए, बैटिंग पाकिस्तान की जो है वो तो हमेशा साउथ अफ्रीका में ऐसी ही रही है। इससे अच्छी बैटिंग जो है हमें बहुत कम ही नजर आई है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े बैटर्स, ये तो खैर ये बैटिंग लाइन जो इस वक्त हमारी इस वक्त खेल रही है, ये तो बेचारे कुछ भी नहीं है। 9 में टैलेंट है, 9 के पास एक्सपीरियंस है। एक बाबर आजम जो सबसे मोस्ट टैलेंटेड है, वो भी एक बैड पैच से गुजर रहे हैं। तो बाकी जो है उनकी तो बात करना बेकार है। उनमें वो ज़बरदस्ती जो है, अब शान मसूद पाकिस्तान के माइक बरेले हैं, इंग्लैंड के जो माइक ब्रेडले थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो थी, लेकिन वो कैप्टन बने रहे क्योंकि टीम जीत रही थी। लेकिन यहाँ तो टीम वैसे हैदर भाई एक बात तो बताइए, ये मिसाल कहाँ से निकाल के लाए? मेरा भी ज़हन उस तरफ चला गया। तो आप लगा रहा था कि बंदे को ना हैदर भाई मैं कहता हूँ कि इतना भी बंदे को पता नहीं होना चाहिए कि बंदा कहाँ की कहाँ मालूम है जितना आपके पास है। नहीं, असल में हमारी मजबूरी थी कि बहुत करीब से क्रिकेट को फॉलो करते रहे, काम ऐसा था इसकी वजह से। लेकिन देखिए बैटिंग, देखिए सेंचुरियन में अगर पाकिस्तान के बैटर्स नहीं चले तो साउथ अफ्रीका के भी नहीं चल पाए। एक मार्कर में अच्छी इनिंग खेल दी तो उसकी वजह से वो बच गए, अदरवाइज मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत जाता है आसानी से मैच, अगर मार्करम जो है वो आउट हो जाते पहली इनिंग में। वो पहली इनिंग, असल में पहली इनिंग की जो लीड थी ना, उसने सारा काम खराब किया पाकिस्तान का, क्योंकि बैटिंग तो सभी की खराब ही रही है उसमें। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उनका प्रॉब्लम ये भी है कि जहाँ पे बॉल बाउंस हो रहा होता है ज़्यादा, वहाँ पे वो घबरा जाते हैं, उन मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर जो शॉट्स खेलें, अब मुझे पता है सलमान अली आगा ने जो शॉट खेला, रिजवान ने जो शॉट खेला, ठीक है, उनकी तरफ से उनके कप्तान ने, बाबा ने भी जो सेकंड में शॉट किया, ये कोई शॉट्स है टेस्ट क्रिकेट के? आपको टेस्ट क्रिकेट बड़ी कंसंट्रेशन के साथ खेलनी पड़ती है। ठीक है, बॉल बाउंस हो रहा है, आप परेशान है, रन्स नहीं बन रहे, लेकिन आपको टाइम गुजारना है। चौथे दिन की मॉर्निंग, मैंने तो पहले ही पेशन गोई की थी, शायद आपके प्रोग्राम में भी और पीटीवी वर्ल्ड में मैंने कहा था कि 3.5 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा। वो तो हाँ जी, हमें भी कहा था, आपने कहा था 3-3.5 दिन का मैच है। हाँ, लेकिन वो बारिश हो गई, बारिश ने आधा दिन खा लिया, अदरवाइज ये खत्म हो जाना था। क्योंकि अब बैट्समैनों में टेम्परामेंट नहीं है बिल्कुल भी वो, और T20 के प्लेयर्स जो टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, ठीक है, सारा रिजल्ट। अग्री ये बात है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए जो टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है, जैसे जॉय रूट का है, केन विलियमसन का, मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लूँ, स्टीव स्मिथ का है, स्टीव स्मिथ का है। अगर इसी तरह मुझे हैरत होती है कि वेंडा डिसन क्यों अक्सर हमें नज़र नहीं आते हैं इनकी टेस्ट स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के, मुझे बड़ी हैरत होती है। हालांकि उसका जो टेम्परामेंट है वो सूट करता है वनडे और टेस्ट को, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो टेम्परामेंट बड़ा मिसिंग है। इसी तरह विराट कोहली होता था, विराट कोहली अपनी पीक पर टेम्परामेंट था, उसका शो कर रहा था वो कि भाई टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। हमारे पास एक टेम्परामेंट वाला प्लेयर है बाबर आजम मुदस्सिर, अब वो आउट ऑफ फॉर्म है, हम क्या करें? हूँ दसो की करिए। देखिए मैं एक बात बताऊँ, कल का दिन जो है ना, बड़ा कल का दिन फास्ट बॉलर्स का दिन था। ठीक है, आप बदकिस्मती कह लें या दूसरी टीमों की खुशकिस्मती कह लें कि आखिर में बैटिंग जीत गई। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट देखें तो उनका स्पेल अजीब लग रहा था कि कोई खलाई मखलूक की को बॉलिंग कर रही है, लेकिन बाद में उन्होंने आखिरी विकेट पे जो करवाया, लीड उन्होंने बहुत ज़्यादा करवा दी। इस तरह पाकिस्तान की कल फास्ट बॉलिंग हमने देखी। कल का दिन फास्ट बॉलर्स का नाम था, हालांकि एंड पे जीत जो है बैटर जो है वो जीत गए। आपने बात कर रहे हैं बाबर आजम टेम्परामेंट, हम लास्ट टाइम जब बैठे थे तो मैंने कहा था कि देखें अब बाबर और रिजवान को समझ लेना चाहिए कि अब उन्हें टीम में जगह नहीं बनानी, अब उन्हें टीम को बनाना है। वाह, उस टीम को बनाने के लिए उन्होंने वो रोल जो इंजमाम, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, जवेद मियांदाद ये निभाते रहे हैं, तो अब उसको और निभाना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी वो उस फ्रेम, उस माइंड में आ ही नहीं पा रहे। उनको अभी भी उस बच्चे की तरह डर है जो पहले 1-2 मैच खेलता है और उसको डर होता है कि मुझे बाहर निकाल देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि सैकड़ों मैचेस खेलने के बावजूद अगर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी
या रिजवान को आज भी ये डर है कि हम ये रोल अदा बहुत करेंगे अच्छा। तो हमें अच्छा बाहर describe निकाल देंगे, तो ये मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डिजास्टर है। आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे ने अपना अब एक ऑफिस की मिसाल में देता हूँ कि कोई वहाँ पे भर्ती होता है तो आहिस्ता 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 प्रूव करते हुए एक अच्छी सीट पे जाता है। वो इसलिए जाता है कि यार इसने ग्रास रूट लेवल से सीखता हुआ आया है, ये पूरे सिस्टम को समझता है। अब बाबर आजम जैसे प्लेयर को हम बार बार वो हैदर भाई माजरत के साथ कहें बैड पैच, तो मेरे ख्याल में अब तो इतनी क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, लोग इतना ज़्यादा देखते हैं, अब इस लफ्ज़ को शायद लोग नहीं मानते कि भाई इस लेवल का प्लेयर जिसने 24 आवर्स में से 24 आवर ही सिर्फ क्रिकेट का सोचना है, उसी में उसकी रोज़ी वाबस्ता है, उसी में उसकी इज्जत वाबस्ता है, करैक्टर वाबस्ता है, उसका बैट पैच ही नहीं ख़त्म हो रहा। उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने एक शॉट क्या खेलनी है, मैंने साथ वाले को कैसा खिलाना है। इन सबसे अच्छा तो वो पिछले दिनों में साय में यूब की इनिंग देख रहा था कि वो लड़का किस अंदाज में सिंगल भी ले रहा है, शॉट्स भी लगा रहा है और एक एंकरिंग रोल के साथ। बल्कि मैं समझता हूँ ये जो बाबर आजम को वापस लाने वाला या रिजवान को वापस लाने वो साय अयूब है। उसने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी कि उन्होंने बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट को वापस लाए हैं, क्योंकि ऊपर से उन्होंने हौसला दिया, नीचे इन दोनों को भी हौसला मिला, उन्होंने रन्स किए। इसके बावजूद अगर आप नहीं समझ पा रहे, आपने कहा जो सुनील गावस्कर को सुना जब शॉट खेली उसने, आज फिर उसको दोबारा उसका था तो साथ वाली को होस्ट जो थी उससे पूछ रही थी कि आप इतना जज्बाती क्यों हो गए। उसने कहा देखें मैं सुनील गावस्कर हूँ, मेरी शक्ल या मेरा फ्रेम या मेरी बॉडी की वजह से मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ, मैं इंडियन क्रिकेट की वजह से बैठा हूँ, मुझे क्रिकेट की वजह से जाना जाता है कि मैं सुनील गावस्कर हूं। पैशन मुझ में है रचा, और वो भी टेस्ट क्रिकेट। तो मैं अगर इन बच्चों को देख के कहूँ कि आपने फील्डर लगे हैं और आप कहें मेरा शॉट है, तो बाबर आजम को समझना चाहिए कि अपने 50 रन नहीं करने, अब ये टीम लेके चलना है, इस टीम को बनाना है। अच्छा एक जुमला जो आपने कहा ना, मैं इसको लेके आगे अबू बकर, ये जो मुदस्सिर ने कहा ना कि अब यार ये आप आज तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमें डर है अगला मैच हमें मिलेगा या नहीं, आपको तो अब दूसरों को सिखाने का। इसको रिलेट करें ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट से। मैं चाहूँगा ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस की सूरत हाल आपके सामने है। सलमान अली आगा, सऊद शकील, कामरान गुलाम और साइम अयूब खुद डोमेस्टिक खेल के आया, थोड़ा टाइम लगा उसको इंटरनेशनल में, अब संभलना शुरू हो गया। तो ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इसमें जाना कोई बेइज्जती नहीं होता, बल्कि आप अपने आप को ठीक करते। मोहम्मद अब्बास आपके पास प्रेजेंट मिसाल है, उसने छोड़ी ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट। देखें अस्लान भाई, एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर और हमारा जो इंटरनेशनल सर्किट है क्या वो क्लैश कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के इस मॉडल को देखें जहां पाकिस्तान ने और इसके अलावा और भी काफ़ी टीम्स हैं जिन्होंने 11 या 12 मैचेस खेले, लेकिन फ्लिप साइड पे ऐसी टीम्स भी हैं इंग्लैंड जैसी जिन्होंने 22-22 मैचेस भी खेले हैं। तो टेस्ट चैंपियनशिप में अगर ये देखा जाए कि वो कितनी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान लास्ट ईयर वो टीम थी जिसने कम ओडीआईस खेले, और क्या रह जाता है फॉर्मेट, T20 रह जाता है। वो वाइड टीम थी जिससे सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट खेला। एक तो ये चीज देखने की जरूरत है कि जब ये साइकिल्स डिसाइड हो रहे होते हैं, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स डिसाइड हो रहे होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है। या तो हमारी प्रायोरिटी T20s हैं, पैसा है, तो फिर हमें उसी तरह की टीम पे, उसी तरह की जो प्लेयर्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान टेस्ट खेलेगा और उसमें से वो भी कुछ टेस्ट में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा, तो वो कभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक में हमारी क्वालिटी है, हम लोग कह तो देते हैं कि हम डोमेस्टिक को इज्जत दें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक बंदा जो मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद के पिचेस में 200 करता है, वो क्या ऑस्ट्रेलिया जाके 50 रन भी कर सकता है या न्यूजीलैंड जाके 100 रन भी कर सकता है? नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, ये चीज हमें एक चीज अबू बकर इसमें एडअप करें यार। देखें 5 दिन का टेस्ट मैच हम 3 दिन से ऊपर नहीं खेल पा रहे। खाली हम ही नहीं है, इंडिया का भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया का। दूसरी तरफ नई सुने अबू बकर, दूसरी तरफ उभरती हुई टीम है अफगानिस्तान, उसको 586 रन का हदफ मिला, वो 656 4 खिलाड़ी आउट पर खड़ी है। मतलब आप उनके नर्व देखें, उनका एक प्लेयर हशमतुल्लाह शहीदी वो 236 से ऊपर पे खेल रहा है। यार कितनी जल्दी सीख रहे हैं वो। देखिए जो ओपोनेंट है ना उनकी वो भी देखें, कंडीशंस भी देखें सर, उनके लिहाज से तो वही ओपोनेंट है ना। चाह रहा हूं कि 2020 के बाद असलान भाई, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे इंडिया, यू नेम इट, कितने टेस्ट मैचेस हैं जो आपको नजर आए जो पूरे 5 दिन सर्वाइवल जिनका हुआ? बहुत रेयर एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, बहुत थोड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि ड्रॉ की तरफ गया, या अगर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड भी मैच था तो वो 5वें दिन के लास्ट सेशन तक गया। टेस्ट क्रिकेट अब चेंज हो चुकी है, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं सुनील गावस्कर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन शायद वो उस एरा में खेल
खेल कर आए, जब 200 रन पे ना 200 रन पे पूरे दिन पे एक आउट 2 सही आउट बात पे टेस्ट मैच खेला जाता था। आजकल 8-9 आउट पे 350 रन बनते हैं एक रन पे। तो वो जो टेस्ट क्रिकेट है वो उसके डायनामिक्स भी बिल्कुल चेंज हो गए। क्या है मॉडर्न डे क्रिकेट? अब इशू ये नहीं है, देखिए अगर यही मैच हम जीते हुए होते तो हमारी तरफ से 2.5 दिन में या 1 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। अरसलान भाई, अगर रिजल्ट हमारी फेवर में आ रहा है तो हु केयर्स के यार ये 3 दिन में खत्म हुआ है या 4 दिन में खत्म हुआ है। द मैटर ऑफ पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने जो सिचुएशन थी पहली इनिंग्स में 9 प्लेयर से ऐसी पार्टनरशिप करवाई जो हमें 80 और समथिंग रन लेके और वो लीड लेके। इसी तरह 9th विकेट पार्टनरशिप सेकंड इनिंग्स में 40 से ज्यादा रन आप खाकर अगर हमने ये डिबेट करनी है कि 5 दिन हम खेलें या नहीं खेलें, तो इसका मतलब है जो जेन्युइन हमारे लूप होल्स हैं उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं और एक ऐसी डिबेट कर रहे हैं जनरलाइज करते हुए बहुत पॉपुलर तो बहुत मजा आता है, लेकिन उन इश्यूज को नहीं एड्रेस कर रहे जिनकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। ये जो अबू बकर बात कर रहे हैं उन इश्यूज को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे जो इश्यूज रप्चर का बायस बन रहे हैं, और जिस जिस पोजीशन पर बन रहे हैं वो बड़ा टेक्निकल एक मामला है जो देखने वाले तो देखते हैं, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं शायद या कवर कर रहे होते हैं या कोचिंग कर रहे होते हैं किसी लिहाज से, उनको अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार ये एरियाज़ हैं। मैं इस पर ज़रा एक राशिद लतीफ़ बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर भी, उनके कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं उनकी एक चीज़ भी शेयर करता हूँ जो उन्होंने एक हमारे सबकी तवज्जो मबजूल करवाई है जिस पोजीशन की तरफ। मैं ज़रा वापस आता हूँ, ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अबू बकर, जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं ना, राशिद लतीफ़ ने भी कहा कि कुछ पोजीशंस ऐसी हैं आपकी बैटिंग की जिसको आपको रीस्ट्रक्चर करें तो आप बेहतर हो जाएंगे। उसने कहा जी जो बॉटम पे आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर जैसे कहलाते हैं वहाँ पर कभी कोई स्कोर कर रहा है कभी कोई कर रहा है, कोई 2 प्लेयर ऐसे हों जिनमें से एक पे आप रिलाई करें, जैसे उसने कहा कि मिसबा या यूनुस हुआ करते थे। तो ज़रा इस पर हमें बताएं कि कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैटिंग में लैग कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं अरसलान भाई, आई स्टिल बिलीव कि बाबर आजम को 1 डाउन नहीं आना चाहिए, उनको 2 डाउन आना चाहिए। 1 डाउन के लिए हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन जरूर हो सकती है। और साथ ही साथ देखें इस टेस्ट मैच को भी अगर आप उठा के देख लें, जो पोजीशन है ना आमिर जमाल की, अब रिसेंट पास्ट में जितने भी आप डायनामिक्स उठाकर आप देखें तो लेट मिडल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अरसलान भाई मैचेस का पासा बिल्कुल पलट दिया। जीते हुए मैचेस को टीम को हराकर उन्होंने रख दिया। अब आमिर जमाल को क्या खिलाया आपने? एज अ बैट्समैन खिलाया या एज अ बॉलर खिलाया, एज अ ऑलराउंडर खिलाया? अगर एज एन ऑलराउंडर खिलाया तो दूसरी इनिंग्स में आपने उनसे कितने ओवर्स करवाए? अगर तो वो मैच फिट नहीं थे, वो बॉलिंग नहीं करवा सकते थे, तो क्यों नहीं हमने वहां पर कोई प्योर स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया या स्पेशलिस्ट बॉलर खिलवाया जो एटलीस्ट एक साइड को तो हमारी पुश कर सकता था, पावर हाउस बन सकता था? ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना सिर्फ स्क्वाड बल्कि प्लेइंग 11 में किस प्लेयर को कहां खिलाना चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बीमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट को लग गई है, सबसे आसान काम है ओपनर आके परफॉर्म करना। 6-6 7-7 प्लेयर हम एक टूर में ले जाते हैं। अब जाहिर है उनको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करके उनको एडजस्ट करना पड़ता है। किसी को मिडिल ऑर्डर में आप करते हैं, किसी को आप लोअर मिडिल ऑर्डर में रखते हैं। भाई वो यूज्ड टू ही नहीं है उन कंडीशंस के। और साथ ही साथ जो बार बार कहा जा रहा है कि बाबर आजम को बड़ी इनिंग्स खेलनी जा रही थी, ठीक है, देखिए मैच की सिचुएशन क्या थी, कंडीशंस क्या थी सुपर स्पोर्ट्स पार्क में, ये क्रेडिट दें बाबर आजम को कि नई बॉल को उन्होंने सी ऑफ किया, बहुत मुश्किल कंडीशंस में वो खेले। अगर किसी ने मसला किया तो बाद में आने वाली गलती थी सलमान आ गई, मोहम्मद रिजवान की क्रिटिकल सिचुएशन बाबर आजम निकाल चुके थे, उसका फायदा लेट मिडल ऑर्डर ने तो उठाया। हम यहां पर देखें कि ठीक है साउथ अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत अबू बकर इस पे थोड़ा सा हमारे बैट्समैन ने। ठीक है हैदर भाई, इस पे जरा आपका शॉर्ट सा कमेंट कि जिस पोजीशन पे बाबर आजम आए उन्होंने हिलती हुई बॉल को थोड़ा टाइम निकाल लिया तो आने वाले प्लेयर के लिए आसान बनाया जो उसका फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल सही कहा अबू बकर ने कि बाबर आजम जो है उनको चौथे नंबर पे बैटिंग करना चाहिए और उस पर उन्होंने स्कोर भी किया है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया जब भी खेले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है टीम मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए थी। कामरान गुलाम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले, नंबर 4 पे एक सेंचुरी बनाई, तो वहाँ से वो समझ लिया गया है कि वो ही नंबर 4 के बैट्समैन है। ऐसा नहीं है, नंबर 4 पे बाबर आजम को खिलाना चाहिए था और आप कामरान गुलाम को तीसरे नंबर पे खिलाते, या फिर आपको तीसरे नंबर पे एक एस्टेब्लिश बैट्समैन चाहिए जो ओपनर्स की तरह बैटिंग कर सके और टीम को एक अच्छा स्टार्ट दे सके अगर ओपनर जल्दी आउट होते हैं। तो सऊद शकील से अच्छा कोई नहीं है। सऊद शकील को थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी को पुरानी वाली रखना चाहिए और सुकून के साथ खेलें। तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील जो है वहाँ पे अच्छे बैटर बन सकते हैं तीसरे नंबर पे। लेकिन अब क्या मैं सोचता हूँ हैदर भाई, जहाँ सऊद शकील खेल रहा है इस टाइम वहाँ सलमान अली आगा को खिला दें और सऊद शकील को ऊपर ले जाएं। ये आपकी बात मुझे भी समझ आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि सऊद शकील बहुत जबरदस्त और टेक्निकली बड़ा साउंड है। मुदस्सिर, इस पे छोटा सा एक कमेंट आपका। देखें, मैं फिर वही कहूँगा,
असल में रह ही एक बंदा बाबर आजम गया, बाकी तो नज़र कुछ नहीं आता। तो बात उसी पे होनी है। बाकी तो वही है कि हर किसी को ये फिक्र लगी रहती है मैं अगले मैच में हूँ या नहीं हूँ। मैं फिर कहूँगा 2 प्लेयर जो हैं इस वक्त बाबर और रिजवान, इनको ये डर ख़त्म होना चाहिए कि इनका टीम में रहना है या नहीं रहना। पहली बात तो ये ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा, इनका रोल अहम है, आज भी अहम है, कल भी अहम है, ये 4 नंबर पे आए, ये 3 पे आए, ये 5 पे आए, जब तक ये टीम में हैं सेलेक्ट होते रहेंगे, आते रहेंगे, बात इन्हीं पे होनी है। बाकी जो साथ में प्लेयर जा रहे हैं, किसी को कंडीशन सूट नहीं करती, कोई ओपनर है तो उसको मिडल में ला रहे हैं, ये पूरा एक आपका बैक पे चीज़ ही कोई नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं। अगर कामरान गुलाम इस एज में आके उसको मौका मिला है, अब मुझे बताओ उसके पास कितनी क्रिकेट है, या आपके पीछे बैक में मुझे बंदा बता दे, कोई नजर आ रहा है। ये जो 4 5 6 खेल रहे हैं, बात इन्हीं पे होनी है, इन्होंने समझना है और इन्होंने ही इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस इसके है को नहीं, आप नीचे से उठा के ऊपर और ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे आपने करना है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर भाई, बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। और अच्छे रिजल्ट से थे, बुरे रिजल्ट नहीं दे, चूँकि मैच हम ज़रूर हारे हैं पर हम बहुत क्लोज जाके हारे। कुछ सीखने की चीज़ें जो मेरा ख्याल है कैप्टन को भी सीखनी होगी, शान को भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाना होगी। खाली कैप्टन के साथ नहीं चलेगा, जो एक नाम ले लिया हैदर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त लिया, उनका भी यही हाल हुआ करता था। कल होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।